अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, इंग्लैंड में फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है। आपको याद होगा जब बीबीसी 2012 से टैक्स नहीं दे रही थी और उस पर जब छापा पड़ा न्यू दिल्ली में और इंडिया में इसके ऑफिस के ऊपर, तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है और इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच अब एग्जिस्ट नहीं करती। और उस पे इंग्लैंड के फॉरेन मिनिस्टर जब G20 की मीटिंग में इंडिया आए तो उन्होंने भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी से बाकायदा बीबीसी के हवाले से कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, वो हर डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन होता है और आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मेंटेन करनी होगी या आप बीबीसी से ज़बरदस्ती बदमाशी कर रहे हैं। और उसका जवाब जयशंकर जी ने कहा था कि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पे बनाई थी, इसका इस टैक्स रेट के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। वो एक गलत रिपोर्ट आपने बनाई जिस पे हमने प्रोटेस्ट किया और सारे इंडियनों को आपने हर्ट किया। लेकिन ये हमारा लॉ का मामला है, कानून है। ये 11 साल से बीबीसी टैक्स नहीं दे रही। इस देश से बीबीसी कमा रही है तो उसका टैक्स क्यों नहीं देगी? जब बीबीसी यहाँ पे अपना रेडियो चलाती है, बीबीसी टीवी चलाती है, वेबसाइट चलाती है, हर लिहाज से यहाँ से पैसा बना रही है तो उसको पैसा टैक्स तो भरना है। तो ये सारा मामला था जिस पे बड़ा दुनिया भर से वो आया। इन पूरी यूके गवर्नमेंट बीबीसी को बैक कर रही थी और उस पे भारत की ओपोजिशन पार्टीज, ख़ास तौर पे कांग्रेस बड़ा ड्रामा कर रही थी, जबकि कांग्रेस की अपनी सरकार ने बीबीसी के ऊपर पाबंदी लगाई थी। 1975 में 41 कांग्रेस के एमपीज ने साइन करके स्टेटमेंट दिया था कि बीबीसी कभी भी भारत को बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ती, बीबीसी पे पाबंदी लगाई जाए। लेकिन इसके बावजूद भारत ने उस रिपोर्ट के हवाले से वो नहीं किया और इसके बावजूद बीबीसी ने 100 करोड़ लोगों की सेंटीमेंट को हर्ट करने के बावजूद बीबीसी की वो रिपोर्ट वापस नहीं ली थी और उस जर्नलिस्ट के खिलाफ एक्शन नहीं लिया था। लेकिन अब इंग्लैंड में ये बीबीसी वापस न्यूज़ में आया है जब इंग्लैंड के जो मैच ऑफ द डे होता है, वो फुटबॉल आपको पता है सबसे मकबूल सबसे पसंद किए जाने वाला स्पोर्ट्स है यूरोप में भी और यूके में भी। तो फुटबॉल के हवाले से रेडियो 5 जो बीबीसी का है उस पे एक मैच ऑफ द डे प्रोग्राम आता है। उसका जो कमेंटेटर है गैरी लाइनेकर, ये मिलियनर है और बीबीसी इसको बहुत ज़्यादा पैसा दे के वो लाई है और काफ़ी सालों से वो बीबीसी के प्रोग्राम करता है। उसने अभी एक ट्वीट की, इसकी ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूँ कि देयर इज़ नो ह्यूज इन्फ्लक्स, ये माइग्रेशन के हवाले से जो यहाँ पे रेफ्यूजीज जो आ रहे हैं उसके हवाले से ये ट्वीट इन्होंने की थी कि देयर इज़ नो ह्यूज इन्फ्लक्स, वी टेक फार फ्यूअर रेफ्यूजीज देन अदर मेजर यूरोपियन कंट्रीज, दिस इज जस्ट एन immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in 1930s and I am out of order। यानी ये ब्रिटेन की करंट सरकार जो इलीगल माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज़ के हवाले से कुछ कानून बना रहे हैं और कुछ एक्शन ले रहे हैं, उसको जर्मनी के हिटलर नाजी से कंपेयर कर रहे हैं। तो इस पे बहुत गुस्सा आया सरकार को और यहाँ की जो होम मिनिस्ट्री है जो कि रेफ्यूजीज़ के हवाले से और माइग्रेंट्स के हवाले से रिस्पॉन्सिबल हैं सारे चीज़ों के और जो एक पॉलिसीज़ बना रही हैं और एक्शन ले रही हैं, उन्होंने लाइनें करके उसके ऊपर बहुत ही, ये ट्वीट के ऊपर बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की और बीबीसी को बिहाइंड द डोर मजबूर किया गया कि वो लाइनेकर को फारिग करें और बीबीसी ने फ़ौरन लाइनेकर को फारिग कर दिया। लाइनेकर को जब फारिग किया तो बीबीसी को बड़ा झटका लगा, इसलिए कि जितने स्पोर्ट्स कमेंटेटर थे और जितने स्पोर्ट्स प्रोग्राम थे सब रुक गए, क्योंकि वो प्रोग्राम के सारे लोग जो थे कमेंटेटर, प्रोड्यूसर वगैरह, उन्होंने बीबीसी का बायकॉट किया। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम भी नहीं करेंगे प्रोग्राम।
तुमने हमारे कलीग को हटाया है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। तो ये इस वक्त इंग्लैंड में बहुत ही चर्चा हो रही है। और ये है कि बेसिकली देखें, ये जो लाइनेकर की ट्वीट है इसको मैं सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल इसने गलत बात की है। इंग्लैंड में माइग्रेंट्स का मसला बहुत ज़्यादा है। कौन सा मुल्क कितने लेता है, क्या लेता है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि यहाँ कश्तियाँ भर भर के आ रही हैं, सीरिया, अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, अल्बानिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मुसलमान मुल्कों के रेफ्यूजी चार्टर जिनीवा का 1951 उन लोगों के लिए है कि आप अजाइलम उस वक्त ले सकते हैं अगर आपकी जान खतरे में हो अपने मुल्क में। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अल्बानिया, कोसोवो, क्या मसला है उधर, इराक, ईरान, तो आ रहे हैं। दूसरा एक रेफ्यूजी के लिए लॉ है, वो ये है कि रेफ्यूजी अपने करीब तरीन सेफ कंट्री में जाकर असाइलम ले। ये वहाँ से ईरान से उठ के आते हैं, पूरा एशिया, पूरा यूरोप क्रॉस करके एंड पे आके इंग्लैंड में आ रहे हैं। तो फिर इंग्लैंड जेन्युइन रेफ्यूजीज को लेने से थोड़ी मना कर रहा है। इलीगल माइग्रेंट्स, माइग्रेशन पे पूरी दुनिया में कंट्रोल है ना भाई। पाकिस्तान अलाउ करेगा? पाकिस्तान में रोज़ ऑपरेशन होते हैं कि बंगाली इलीगल माइग्रेंट्स आए हुए हैं, इनके खिलाफ वो करो, अफ़गानी इलीगल माइग्रेंट्स आए हुए हैं। कोई भी दुनिया का मुल्क इलीगल माइग्रेंट्स नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो मैं लाइनेकर की ट्वीट से बिल्कुल एग्री नहीं करता, लेकिन मैं एक बात पे हूँ एग्रीड कि फ्रीडम ऑफ स्पीच फिर आप जब दुनिया के लिए मेंटेन करते हो तो फिर अलाउ करें इसको भी। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए आप जब प्रचार कर रहे हो इंडिया में जाके, दुनिया में जाके, तो फिर आप खुद क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो फ्रीडम ऑफ स्पीच? मैं ये एग्री करता हूं कि इस आदमी को, लाइनेकर को, कोई भी ट्वीट करने का हक है, उसी तरह जिस तरह आपने बीबीसी में मोदी जी के खिलाफ एक रिपोर्ट बनाई, या फिर आज आप लाइनेकर को निकाल रहे हो तो फिर आप उस जर्नलिस्ट को भी निकालो और माफ़ी मांगो 100 करोड़ इंडियन से कि आपने उनकी सेंटिमेंट को हर्ट किया है। तो बीबीसी के हवाले से अजीज़ दोस्तों ये सारी सूरत हाल है। टेररिज्म का थ्रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये हमारी होम मिनिस्टर हैं स्वेला, ज़रा इनकी बात सुन लीजिए 1.5 मिनट की। The terrorist threat facing the UK is enduring. Attacks at Manchester Arena, London Bridge, Fishmongers Hall, the murder of my friend and colleague, Sir David Amess MP, and others, have taken lives from us in the name of terrorist ideology. The UK's counter-terrorism strategy contest is made up of 4 Ps: prevent, pursue, protect, and prepare. Preventing radicalisation into terrorism in the first place is critical to defeating the threat. With thanks to William Shawcross and his superb independent review of Prevent, we now understand where real reform is required to strengthen our fight against radicalisation. This includes a need for Prevent to better understand Islamist ideology, which underpins the predominant terrorist threat facing the UK, while remaining vigilant to emerging threats, including on the extreme right. Prevent also needs to focus on radicalising influences rather than wider issues such as mental health. There are 34 recommendations in William Shawcross's review that I wholeheartedly agree with. I am committed to delivering wholesale change to Prevent, to ensure we are taking every possible step to protect our country from the threat posed by terrorism. More will be done to disrupt radicalisers and extremists, and we will deliver better training and guidance to improve understanding of the ideological nature of terrorism. Britain is a tolerant, welcoming and open society. For everyone to feel at home here, extremism must be rooted out.
अजीज़ दोस्तों, ये शमीमा बेगम जो है ये बंगाली ओरिजिन की ब्रिटिश बोर्न है। 15 साल की उम्र में ये सेक्स जिहाद करने के लिए सीरिया गई थी अपनी कुछ दोस्तों के साथ, और वहाँ पे सीरिया में जो आईएस के टेररिस्ट हैं उनको सेक्स प्रोवाइड करने के लिए गई थी, और वो वहाँ पे कई मुजाहिदीन को ये सर्विस देती रही है और वहाँ पे कई साल रही है। और इस दौरान वो जो टेररिस्ट थे आईएस के, वो यजीदी लड़कियों को अगवा करके लाते थे, इनको टॉर्चर करते थे, इनको सेक्सुअल टॉर्चर करते थे, फिर उनकी बिजनेस करते थे, उनको बेचते थे $10 $20 में मार्केट में बाकायदा जंजीरों से बांधकर। उस सब में ये शमीमा बेगम अपने उन मुजाहिदीन का साथ देती थी और उनकी मदद करती थी। फिर जब आईएस का जोर टूटा और अमेरिकन फोर्सेस ने सीरिया और इराक से आईएस का तकरीबन ख़त्म किया मामला, तो वहाँ पे रेफ्यूजी कैंप्स बने जो सीरियन और इराकी जो उस जंग में बेघर हो गए थे। तो वहाँ पे ये लड़की मिली थी कुछ जर्नलिस्ट को, पता चला ये तो ब्रिटिश नेशनल है। तो इंग्लैंड से कहा गया कि आप अपनी इस नेशनल को वापस लें। तो इंग्लैंड ने कहा कि ये तो टेररिस्ट है, इसको हम कैसे ले सकते हैं, और करेक्टली कहा इंग्लैंड ने। और फिर काफ़ी अरसे तक मामला चलते रही है। उस वक्त प्रेग्नेंट भी थी और उस वक्त तो वो बुर्का और हिजाब और पूरा कर रही थी। बाद में इसने रिक्वेस्ट की ब्रिटिश कोर्ट में कि भाई मुझे वापसी की इजाज़त दी जाए, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ और मेरे से गलती हो गई, मैं टीनेजर थी उस वक्त, गलती से मैंने वो कर दिया था, मैं ब्रिटिश हूँ, मुझे वापस आने की इजाज़त दी जाए। तो फिर इसने अपना हुलिया भी बदला, बुर्का उतर गया, हिजाब उतर गया, टी शर्ट में आ गई और बिल्कुल तो मतलब वेस्टर्न ड्रेस में तस्वीरें हैं। फिर ब्रिटिश प्रेस ने उसको हीरोइन बना के पेश करना शुरू किया और उसके इंटरव्यूज़ आने लगे और एक हमदर्दी की यहाँ पे कोशिश की गई कि उसके लिए यहाँ पे हमदर्दी पैदा की जाए ताकि इसको वापस लाया जाए। फिर कोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी नेशनलिटी राइट ऑफ कर दी, क्योंकि ये एक मिसाल है कि मैं एज ए फ्रेंच सिटीज़न मेरे पास जो नेशनलिटी है वो उस वक्त ख़त्म हो जाएगी अगर मैं फ़्रांस के ख़िलाफ़ काम करूँगा, अगर मैं फ़्रांस के ख़िलाफ़ किसी दुश्मन की मदद करूँगा, गद्दारी करूँगा, टेररिज्म करूँगा। ये नॉर्मल है। तो ये इसलिए इसकी नेशनलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ख़त्म की। इसने कोर्ट में अपील की थी ब्रिटिश कोर्ट में कि मेरी नेशनलिटी मुझे वापस दिलाई जाए, मुझसे मेरी नेशनलिटी गलत तरीके से ली गई है विच इज़ इलीगल। लेकिन कोर्ट ने इसके ख़िलाफ़ फैसला दे दिया और अब ये इसका वापसी का कोई चांस नहीं है और ये उधर सीरिया में ही कैंप में रहेगी। अज़ीज़ दोस्तों, ये कुरान पढ़ाने वाला 68 साल का असगर क्रॉयडन मस्जिद में लंदन में, इसको 10 साल की सज़ा हुई। इसने 2 बच्चों को रेप करने की कोशिश की। इसके अलावा एक लड़के को रेप करने की कोशिश में 3 साल की सज़ा लगी है। अजीज़ दोस्तों, कब तक हम ये देखेंगे कि इस तरह मौलवी मस्जिदों में, जो बकौल मुसलमान के लिए तो सबसे मुक़द्दस जगह है, तो मुसलमानों का अपना फ़र्ज़ नहीं है कि ऐसे केसेस आएँ तो उनको इग्नोर करते हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया में तो मुसलमान इग्नोर करते हैं, जबकि ऐसे केसों में ऐसे आदमियों को जो एक बच्चे की तो ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, विच इज़ बिगेस्ट क्राइम। एक मासूम लड़का या लड़की, बच्चे का रेप करने वाला दुनिया में सबसे बड़ा मुजरिम है। और फिर ये जो मदरसों मस्जिदों में जो रेप होते हैं ये कंटिन्यूस हो रहे होते हैं, कई कई साल तक चलते रहते हैं, किसी को खबर नहीं होती। बच्चा डर के मारे अपने पेरेंट्स को नहीं कहता। अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स को बताता है तो पेरेंट्स कहते हैं तुम वहाँ ना जाने के बहाने करते हो। ज़्यादातर गरीब पेरेंट्स होते हैं और वो एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यूस चलता रहता है।
लेकिन जब वो बाहर जब पब्लिक होता है तो हमने अक्सर देखा है कि तौहीन रिसालत ब्लास्फेमी पे थाने के घेराव होते हैं, वहाँ से निकाल के बंदे को जला दिया जाता है, हड्डियाँ तोड़ दी जाती हैं। कराची में हमने श्रीलंकन का देखा, ऐसे कितने वाक़यात देखते हैं। कभी आपने ये सुना कि किसी मदरसे में रेप करने वाले मौलवी को पब्लिक ने पकड़ के इस तरह मार डाला हो, जला दिया हो? क्यों भाई? डबल जुर्म करता है वो तो। इससे बड़ी ब्लास्फेमी नहीं हो सकती कि वो अल्लाह के घर की बेहुरमती कर रहा है। उस मस्जिद में अभी एक मेरे पास एक वीडियो आई थी, ज़ाहिर है ये चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं सकता। एक वीडियो आई थी जिसमें एक बच्ची कुरान पढ़ रही है, कुरान सामने रखा है, पढ़ रही है, 3-4 साल की बच्ची है, और मौलवी इसके बराबर में बैठा है, और मैं क्या बता नहीं सकता। क्यों भाई? इन लोगों को सज़ा मुसलमान क्यों नहीं देता? क्या यहाँ पे मुसलमानों की हिपोक्रेसी, मुनाफकत नज़र नहीं आती कि एक बच्चा जो कि दिमागी तौर पे सही भी नहीं है, और छोटा बच्चा यहाँ पे स्कूल में गलती से उसके हाथ से कुरान गिर जाता है तो पूरा इंग्लैंड का मुसलमान खड़ा हो जाता है, प्रोटेस्ट करता है। ये क्रोयडन की मस्जिद का इमाम, उसके बारे में एक मुसलमान ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, एक मुसलमान कोई नहीं निकला। तो यहाँ मुसलमानों की हिपोक्रेसी नज़र नहीं आती कि इससे बड़ी ब्लास्फेमी क्या होगी कि मस्जिद जहाँ पे 5 वक्त की नमाज होती है, जहाँ पे सैकड़ों कुरान पढ़े हुए होते हैं, जहाँ पे लोग कुरान पढ़ते हैं सुबह से रात तक, वहाँ पे बच्चों के रेप होते हैं और मुसलमानों का दिल पे कुछ भी नहीं होता। तो ये है हिपोक्रेसी, जिसके बारे में मैं खुल के बात करता रहता हूँ कि मुसलमान से बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं है। तो ये इस मस्जिद के मौलवी के हवाले से था। जैसे कि आपको पता है कि एक टीचर ने यहाँ पे एक लेसन के दौरान आज से 2 साल पहले यॉर्कशायर स्कूल के अंदर, वेस्ट यॉर्कशायर स्कूल में, बच्चों को प्रॉफिट मोहम्मद का वो कार्टून दिखा दिया जो चार्ली हेब्दो ने फ्रांस में बना के लगाया था। खाली बच्चों को दिखा दिया, उस पर इतना हंगामा मचा, उस टीचर की ज़िंदगी ख़तरे में आ गई। उसको स्कूल ने निकाल दिया नौकरी से, और वो 2 साल से छुपता फिर रहा है। वो बेचारे को मतलब किसी को पता नहीं कि वो आज भी कहाँ रह रहा है, जिंदा भी है कि नहीं। उसकी फैमिली ने भी बताया कि वो 2 साल से एक छुपे हुए जगह पे छुप के रह रहा है, और अपना हुलिया भी बदल लिया है उसने, और नई आइडेंटिटी के साथ रह रहा है। एक छोटा सा कार्टून दिखाने पे आप ये सब करते हो, लेकिन अपने इस मौलवी को जो पता नहीं कितने सालों से कितने बच्चों का रेप करता रहा है, उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे हो के ऊपर। अजीज दोस्तों, आखिर में मैं आपके सामने एक और चीज़ रख के फिर आता हूँ आखिरी इश्यू पे। 6 लोग मार दिए गए, बहुत सारे जख्मी हो गए। हम्बर्ग जर्मनी के एक चर्च में कत्ले आम किया गया वहाँ पे। ये अब यूरोप में फिर आप माइग्रेंट्स के खिलाफ बोलोगे नहीं, जो कि 90% मुसलमान होते हैं, तो यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड का एक और बहुत बड़ा मसला जो है वो यहाँ पे जो महंगाई है उस हवाले से, तो उसमें ये है कि ब्रेग्जिट वन ऑफ द मेन रीज़न। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब इंग्लैंड के बगल में इतना बड़ा यूरोप, इतनी बड़ी मार्केट है, तो आप महंगे दामों में बाहर से सामान मंगवा रहे हो और आपकी एक्सपोर्ट भी कम हो गई। आम आदमी तकलीफ में आ गया। क्या हासिल कर लिया आपने ब्रेग्जिट करके? उस वक्त तो बड़े उछल के, और ये बोरिस जॉनसन है ना, इस जैसा आदमी मैंने कमीना देखा नहीं जिसने इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये ब्रेग्जिट के असल लाने वाला ब्रेग्जिट ये है, और आज यूक्रेन की जंग में भी इंग्लैंड को आगे तक धंसाने वाला ये है। ब्रेग्जिट के क्या क्या नुकसान आते हैं ये आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, अगर मुझे कॉपीराइट ने इजाज़त दी तो आप देखिए। इस वीडियो में वो बता रहे हैं कि ब्रेग्जिट के क्या मसले पैदा हुए हैं इंग्लैंड में। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। This week marked the 3rd anniversary of Brexit, and it coincided with a grim verdict from the IMF. This year,
the British economy will do worse than all of the world's major economies, including Russia. The 2016 vote to leave the European Union marked the symbolic start of the wave of populism that has been coursing through much of the Western world ever since. It was a decision by a major country to consciously choose to have poorer economic relations with its largest market. The European Union takes in about 42% of British exports. British voters thus put nationalism and politics above economics. On virtually every measure, from business investment to exports to employment, Britain is falling behind its peers. The think tank scholar John Springford put it simply: if you impose barriers to trade, investment, and migration with your biggest trading partner, then you're going to have quite a big hit to trade volumes and to investment and to GDP. Everywhere you look, Britain is feeling the pinch, from a shortage of workers to small companies struggling to send their goods into Europe, to reduced traffic on the Eurostar train between Britain and Europe. Bloomberg Economics estimates that British GDP would be 4% higher had it stayed in the European Union. Britons know that they were conned. According to one survey, a clear majority now believe that leaving the European Union was a bad idea, and almost 2/3 want a future referendum on rejoining. The current Prime Minister, Rishi Sunak, was a Brexiteer himself and continues to mouth platitudes about its virtues, while he faces a series of crises that have in part been generated by Brexit. Even now, Britain has not resolved how it will handle the border between itself and the European Union in Northern Ireland, which could further derail economic growth. Brexit was part of a broader collapse of British confidence. Ever since the global financial crisis of 2008, British productivity turned downwards sharply and has never recovered. Austerity policies made things worse as Tory governments slashed public spending, widening inequality and heightening general anxiety. As always, when times get tough, it's easy to blame foreigners. And opportunistic politicians like Boris Johnson did just that, promising that Brexit would cure all the evils that faced the country and even lying about the costs and benefits. Johnson's fantasies of a lean and productive global Britain that, once unshackled by Brexit, would become a kind of Singapore on Thames have gone nowhere. In fact, Britain now spends more on its welfare state, faces strikes across many crucial sectors, and is experiencing deepening wage stagnation. According to the Financial Times reporter John Byrne Murdoch, if things continue this way, the average British family will be poorer than the average Slovenian family by the end of next year. The effects go beyond economics. Over the years, I've listened to every British Prime Minister from Margaret Thatcher through David Cameron. They varied in political philosophy, but all had an ambitious conception of Britain's role in the world. Though they acknowledged that it would never be a superpower like the United States or China, they envisioned it as an energetic, engaged global player that cared deeply about the world. The UK had a powerful voice in the European Union as one of its 3 biggest economies. It enjoyed special status thanks to its UN veto, its close relations with Washington, and its impressive armed forces. Most important, it had a long tradition of generating ideas and agendas on global issues, rooted in its legacy as a liberal, free-trading country with deep historical ties around the world. It was a voice that was heard everywhere and listened to seriously. But over the last decade, defense spending has stagnated while funds for the Foreign Service, foreign aid, and even the BBC have been cut in real terms. With Brexit, even the rhetoric about a larger role collapsed as politicians ran away from anything that seemed too global. Now British Prime Ministers rarely speak to the international press, and when they do, they have nothing to say. Britain has become a middling island nation, isolated off the coast of Europe, without the heft to matter on its own or to set the agenda in its partnerships. Even Washington has little time for a country that is not even part of the European Union. As journalist Neil Asherson once feared, Great Britain has become Little England. There is a remedy that would restore British growth, enlarge the country's ambitions, and return it to a central place in shaping a new world of great power competition. It would, of course, require
that Britain return to the European Union. Rishi Sunak is looking for a way to make a mark and turn Britain's fortunes around. He has the solution staring him in the face. He just needs the courage to grab it.